साल 1857। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, नहीं, ये तो वो तूफान था जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए आज इसी ऐतिहासिक घटना की परतों को खोलते हैं। हम समझेंगे कि आखिर ये विद्रोह शुरू कैसे हुआ, इसके पीछे की वजहें क्या थीं, कौन थे वो लोग जिन्होंने इसकी अगुवाई की, और सबसे जरूरी बात, इसने भारत के लिए क्या विरासत छोड़ी। देखिए, ये कोई एक दिन में भड़की हुई आग नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लगभग 100 साल के राज के खिलाफ धीरे धीरे सुलग रहे गुस्से का एक जबरदस्त ज्वालामुखी था, जो आखिरकार फट पड़ा। तो सवाल ये उठता है कि ये था क्या? क्या ये सिर्फ कुछ नाराज सिपाहियों का गदर था, या फिर ये पूरे देश की आज़ादी के लिए पहली एकजुट आवाज थी? यही वो सवाल है ना, जिस पर आज तक बहस होती है, और आज हम इसी सवाल के जवाब को टटोलने की कोशिश करेंगे। तो इस विद्रोह की आग को हवा देने वाली कई वजहें थी, कोई एक नहीं। चलिए एक एक करके उन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक वजहों को समझते हैं जिन्होंने इस बड़े असंतोष को जन्म दिया था। अगर राजनीतिक वजहों की बात करें तो शायद सबसे बड़ी वजह थी लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब हड़प नीति। सीधा सा हिसाब था, अगर किसी राजा का अपना सगा बेटा नहीं है तो उसका पूरा राजपाट, सब कुछ सीधे अंग्रेजों के कब्जे में चला जाएगा। गोद लिए बेटे को वारिस मानने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और इस पॉलिसी का असर बहुत जबरदस्त था। सतारा, झांसी, नागपुर, एक एक करके कई बड़े बड़े और पुराने रजवाड़े ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए। और अवध का तो क्या ही कहना, उसे तो मिस गवर्नेंस यानी कुशासन का बहाना बनाकर हड़प लिया गया। बात सिर्फ जमीन हड़पने की नहीं थी, नहीं, अंग्रेजों ने तो भारतीय शासकों के मान सम्मान पर सीधा हमला किया। उनकी पेंशन बंद कर दी, उनकी उपाधियां, उनके टाइटल्स छीन लिए। यहां तक कि मुगल बादशाह को भी साफ साफ बोल दिया गया कि आपके बाद कोई बादशाह नहीं होगा। अब आते हैं आर्थिक मोर्चे पर। यहां तो कंपनी की नीतियों ने जैसे भारत की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी थी। किसानों पर इतना भारी लगान लगा दिया कि वो पिस गए। ब्रिटेन से जो सस्ता माल आता था उसने यहां के कपड़ा उद्योग को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, और हजारों जमींदारों से उनकी पुश्तैनी जमीनें, उनकी जागीरें छीन ली गईं। समाज में भी गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा था। भारतीयों को अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता था। अंग्रेजों ने सती प्रथा जैसे सामाजिक रिवाजों में दखल दिया, और ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां भी बढ़ रही थीं। तो लोगों को यह डर सताने लगा कि कहीं उनका धर्म, उनकी संस्कृति ही न खत्म हो जाए। और यही हाल सेना का था। भारतीय सिपाहियों के साथ तनख्वाह से लेकर प्रमोशन तक हर चीज में भेदभाव होता था। और ऊपर से उन्हें जनरल सर्विस एक्ट के तहत समुद्र पार लड़ने भेजा जाने लगा, जो उस वक्त धर्म के खिलाफ माना जाता था। तो सालों का ये दबा हुआ गुस्सा एक बारूद की ढेर की तरह तैयार बैठा था। बस एक चिंगारी का इंतजार था। और वो चिंगारी आई एक नए हथियार की शक्ल में। साल था 1857, और सेना में एक नई राइफल शामिल की गई, एनफील्ड राइफल। अब ये राइफल थी तो बहुत एडवांस, लेकिन इसमें एक ऐसी खामी थी जो अंग्रेजों के लिए ही जानलेवा साबित होने वाली थी। हुआ ये कि इसके कारतूस को राइफल में डालने से पहले दांत से काटना पड़ता था, और सिपाहियों के बीच एक खबर, एक अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप है। अब सोचिए, ये हिंदू और मुसलमान दोनों ही सिपाहियों के धर्म पर एक सीधा हमला था। और बस इसके बाद तो आग फैलने में देर नहीं लगी। 29 मार्च बैरकपुर, मंगल पांडे ने अपने अफसर पर हमला कर दिया। 8 अप्रैल को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया, और वो बन गए इस क्रांति के पहले शहीद। और फिर आई 10 मई की तारीख। मेरठ में सिपाहियों ने खुली बगावत कर दी, जेल तोड़कर अपने साथियों को आजाद कराया, और दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर बढ़ चले। और जैसे ही ये विद्रोही सिपाही दिल्ली पहुंचे, ये लड़ाई सिर्फ एक सैनिक बगावत नहीं रही, नहीं, ये एक जन आंदोलन में तब्दील हो गई, जिसे उत्तर और मध्य भारत के कई बड़े और दिलेर नेताओं ने अपनी लीडरशिप दी। जैसे कि झांसी में महज 22 साल की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने दहाड़ते हुए कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और देखते ही देखते वो बहादुरी और हिम्मत का एक ऐसा प्रतीक बन गई जिसे आज भी याद किया जाता है। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला तो कानपुर में नाना साहब ने कमान अपने हाथ में ली। बिहार में तो 80 साल के वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, और दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को इस पूरे आंदोलन का सांकेतिक नेता बनाया गया। हालांकि 1 साल से भी ज्यादा तक चली इस जबरदस्त लड़ाई के बाद अंग्रेज कामयाब हो गए। अपनी बेहतर मिलिट्री पावर और ऑर्गेनाइजेशन के दम पर उन्होंने इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया।
तो ये विद्रोह भले ही अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब न हो पाया हो, लेकिन इसने एक काम जरूर किया। इसने भारत में ब्रिटिश राज का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और इसका सबसे बड़ा, सबसे सीधा नतीजा क्या निकला? यही कि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का खेल खत्म हो गया, उनका शासन खत्म कर दिया गया और भारत का कंट्रोल सीधे ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया के हाथों में आ गया। और यहीं से शुरू होता है ब्रिटिश राज का दौर। गवर्नर जनरल का पद अब वॉइसरॉय बन गया, जो सीधे महारानी को रिपोर्ट करता था। क्वीन विक्टोरिया ने एक घोषणा की जिसमें वादा किया गया कि अब से भारतीयों के धर्म और रीति रिवाजों की इज्जत की जाएगी। राजा महाराजाओं को भी तसल्ली दी गई कि अब उनके राज्य नहीं हड़पे जाएंगे। और हां, आर्मी को पूरी तरह से रीऑर्गेनाइज किया गया ताकि दोबारा कभी ऐसा विद्रोह सर